अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स, खैरियत से हैं। पहले मैंने एक बेल के मुतालिक वीडियो बनाई है जिसमें सरसरी तौर पर जल्दी जल्दी मैंने बताया कि बेल क्या होती है और बेल कब दायर करनी चाहिए। आज की वीडियो एक फौजदारी मुकदमा और उसमें पहले बेल और फिर ट्रायल के बारे में मैं बनाना चाहता हूँ कि फौजदारी केस में एक वकील की क्या जिम्मेदारी होती है और उसको क्या करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में अक्सरियत जो यंग लॉयर्स की है वो बहुत थोड़ा पीरियड अपने सीनियर के साथ गुजारते हैं और फिर वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं और फिर ये देखा जाता है कि थोड़े से अरसे के बाद उन्होंने अपने पास कोई 3 4 5 एसोसिएट्स भी रख लिए हैं। एसोसिएट्स रखना, जूनियर्स बिठाना, टीम बनाना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पहले इस प्रोफेशन को सीखें। एक लैटिन टर्म है कम्यूनी ऑब्जर्वेंशिया नॉन इसिट रेसेंडेंडम। When law provides a thing to be done in a particular manner, it must be done in that manner. If not done, the same would not be lawful. कि अगर कानून में किसी काम के करने का तरीका का रख दिया गया है तो ये ज़रूरी है कि उस काम को उसी तरीके से किया जाए। अगर उस तरीके से नहीं किया गया तो सारा का सारा इलीगल होगा। ये फौजदारी केस का एक फार्मूला है। जैसे केमिस्ट्री में कुछ लोग दोस्तों ने अगर साइंस पढ़ी है, फिज़िक्स में, बायोलॉजी में जो साइंस हैं और स्पेशली जो फार्मूला जात होते हैं, फार्मूलाज, जैसे H2SO4 है जी, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2O पानी का है, CH3 मीथेन है, इसी तरह के बेताशा फार्मूलाज हैं। ये वकालत का खसूसी तौर पर फौजदारी का भी और सिविल का भी एक प्रोसीजर है और एक फार्मूला है। फिर मैं रिपीट करता हूँ, कम्यूनी ऑब्जर्वेंशिया नॉन इसिट रेसेंडेंडम, कि अगर कानून ने किसी काम करने का तरीका बताया है तो ये ज़रूरी है कि उसको उस तरीके से किया जाए। बतौर फौजदारी वकील की हैसियत से एक वकील का सबसे पहली जो जिम्मेदारी है वो ये है कि वो पहले FIR को डेट एंड टाइम ऑफ अक्रेंस, डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्टिंग देखे। फिर पुलिस स्टेशन से थाने का फासला, पुलिस स्टेशन से जाए वकुआ का फासला जो खाना नंबर 5 में लिखा होता है, फिर खाना नंबर 2 में देखे कि इसका मुद्दई कौन है, कंप्लेनेंट कौन है। उसके बाद FIR की कहानी को बगौर तसल्ली से कम 5 से 6 दफ़ा पढ़े। मेरे उस्ताद इजाज़ हुसैन बटालवी साहब, जिनके पास मैंने कुछ अर्सा गुजारा है, मैंने उनसे फौजदारी काम सीखा, वो इस हवाले से उनकी अक्सर एडवाइस होती थी कि FIR को इतनी दफ़ा पढ़ो कि आपको ज़बानी याद हो जाए, और जब वो ज़बानी याद हो जाएगी तो आपका केस उसमें से तैयार हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, बहनों, जो लोग मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, आपके लिए मैं आज बेहतरीन एक फार्मूला आपको बताता हूँ कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 कानूनी शहादत का जो है उसको याद कर लें, उसको समझें, उसके बाद प्रोसीजर समझें। स्पेशली फौजदारी के हवाले से पुलिस रूल्स का चैप्टर 25 जो इन्वेस्टिगेशन का है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के क्या इख्तियारात हैं, इनको पढ़ें। उसमें बेहतरीन तरीके से आपका केस और एक फौजदारी वकील आप बन जाएंगे, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस सीनियर से ज़रूर लें। कहा यह जाता है कि 497 सेक्शन ज़ाब्ता फौजदारी का जिसमें ज़मानत नॉन बेलेबल ऑफेंस में किस तरह ली जाती है, उसका एक सबसे पहला फार्मूला तो ये है कि अगर ऑफेंस नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करता है, मतलब है कि उस जुर्म की सज़ा 10 साल से कम है, तो जजेस और अदालतें इस चीज़ से कता नज़र कि उसने किया या नहीं किया, डीपर एप्रिसिएशन में गए बगैर मुलज़िम की बेल ले लेते हैं कि जी इसमें तो नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करता है, ये उसकी क्लॉज है। फिर आ जाता है कि अगर मुलज़िम का वकील ये साबित कर ले कि केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी है। ये फर्दर इंक्वायरी क्या होता है? अक्सर किताबों में पढ़ा है, लेकिन फर्दर इंक्वायरी की डेफिनेशन किसी जगह नहीं है। इस डेफिनेशन को समझने के लिए मैं आप दोस्तों को जो कि वकालत के प्रोफेशन से मुंसलिक हैं, लिंक्ड हैं, उनके लिए, और जो इस प्रोफेशन से लिंक्ड नहीं हैं लेकिन लॉ जानना चाहते हैं, तो 1996 में एक जजमेंट आई थी, 1996 SCMR सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 1845। उसमें फर्दर इंक्वायरी को डिफाइन किया गया है। फर्दर इंक्वायरी के बारे में यह कहा जाता है कि एवरी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन विच गिव राइज टू अ डाउट इन अ प्रूडेंट माइंड इज कॉल्ड फर्दर इंक्वायरी। मतलब यह है कि अगर केस को सुनने के बाद किसी
पढ़े लिखे शख्स के जहन में ये बात आ जाए कि यार ये पता नहीं केस हुआ, इसने ऑफेंस किया या नहीं किया, तो इस एहसास को फर्दर इंक्वायरी कहते हैं। इस हवाले से एक शुरू में जब मैंने इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया था, मलिक दीन मोहम्मद दीन साहब जो कि जस्टिस फ़रख महमूद साहब के वालिद थे, अब उनको 3rd जनरेशन आ गई है, उनका दीन मोहम्मद साहब का पोता जस्टिस सादिक खुर्रम साहब इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट का जज है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काबिल जज है। तो उनकी रहनुमाई ज़मानत की किताब अक्सर वकील हजरात लेते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं, वो तो खैर बहुत डिटेल है, लेकिन आज मैंने आपको सिर्फ ये फार्मूला बताना है कि बेल के लिए आपने केस को फर्दर इंक्वायरी का कैसे बनाना है। FIR को पढ़ें, डेट एंड टाइम ऑफ अकरेंस को पढ़ें, उसके बाद जो गवाहान हैं ये देखें कि गवाहान के बयानात 161 के कब लिखे गए, थाना से वक़ुआ के दरमियान जो फासला है वो कितना है, और फिर FIR में कितनी ताख़ीर है। अगर मर्डर केस है तो उसमें आपने ये देखना है कि पोस्टमार्टम कब हुआ, हर्ट केस है तो उसमें आपने देखना है कि मेडिकल कब हुआ, और फिर उस मेडिकल में ड्यूरेशन ऑफ इंजरी देखनी है कि अगर कोई हर्ट केस है कि उसकी मुताबिकत क्या FIR से होती है कि सपोज FIR हुई आज सुबह 8 बजे, मेडिकल उनके होते हैं 9 बजे या 10 बजे, वक़ुआ है सुबह 6 बजे का, लेकिन मेडिकल में डॉक्टर लिखता है कि ये इंजरी कम से कम 5 से 6 घंटे पहले की है, तो ये साबित हो जाएगा कि ये वक़ुआ 6 बजे तो नहीं हुआ, ये वक़ुआ तो कोई 4-5 बजे के करीब हुआ है। तो इस तरह की रिसर्च वकील करता है। हमें अपने हर केस में, चाहे वो फौजदारी हो या दीवानी हो, उसमें झूठ बोलने की ज़रूरत कतई नहीं होती, क्योंकि पूरी LLB में या जो लोग बाहर से पढ़ के आते हैं उनसे ये पूछा जाए कि क्या कभी किसी उस्ताद ने आपको ये बताया कि आपने किसी केस में एक झूठ बोल देना है। मैं बड़ी दस्त बदस्ता तमाम अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वकालत और चीज़ है, झूठ और चीज़ है। एक जनरल कंसेप्ट है कि जी वकील झूठ बोलता है, झूठ नहीं बोलना और झूठ वकील नहीं बोलता, जो झूठ बोलता है वो वकील नहीं होता। मेरे अकीदे के मुताबिक ये एक बहुत डेडिकेटेड और इश्क वाला प्रोफेशन है और इंतहाई मेहनत तलब प्रोफेशन है। इसमें मेहनत करें, इसमें इस हद तक मेहनत करें, हर केस को अपनी ज़िंदगी का पहला और आखिरी केस समझ के करेंगे जब, तो फिर आप इस प्रोफेशन की पीक पर पहुंच जाएंगे। हमने फौजदारी केस में सिर्फ इस प्रोसीजर को क्रिटिकल एनालिसिस करना होता है कि क्या जो कानून में प्रोसीजर है, क्या उसकी FIR उसके तहत हुई है, क्या प्रोसिक्यूशन ने केस उस तरीके से बनाया है। अगर नहीं बनाया तो फिर उसी फार्मूले में आ जाएगा कि when law provides a thing to be done in a particular manner, it must be done in that manner. If not done, the same would not be lawful. हमने कोर्ट में ये साबित कर देना है कि सर देखें कानून में ये प्रोसीजर ऐसे था और ये तो इन्होंने ऐसे कर दिया। इसकी एक मैं छोटी सी मिसाल दूं, अगर किसी शख्स को अरेस्ट कर लिया और बाद में FIR की तो ये बिल्कुल गलत है। 2018 SCMR पेज है PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट पेज 585 पे एक सुओ मोटो केस था जिसमें हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब और लार्जर बेंच ने एक जजमेंट पास की। उसमें उन्होंने ये होल्ड किया कि सिर्फ FIR की बुनियाद पर किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि FIR तो एक इंफॉर्मेशन है। फिर उस इंफॉर्मेशन के तहत अगर कोई एविडेंस कलेक्ट हुई है और वो एविडेंस ऐसी है कि मुल्ज़िम का इर्तिकाब जुर्म होना पाया जाता है, तब उस शख्स को गिरफ्तार किया जाए। उसमें सेक्शन 54 और सेक्शन 55 ज़ाब्ता फौजदारी, जिसमें मुल्ज़िम को अरेस्ट करने का प्रोसीजर लिखा हुआ है और जवाज़ लिखा हुआ है, लीगल एक्सक्यूज़ टू अरेस्ट। तो मेरी इस आज की वीडियो के तहत मैंने आपको एक तो ये बताया कि केस क्या होता है, फिर उसको डिफेंस कैसे करना है। ये बेनिफिट ऑफ डाउट का लफ्ज़ अक्सर आप सुनते हैं, पढ़ते हैं। डाउट क्या होता है? बेसिकली डाउट वही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जो कोर्ट के जहन में ये लेके आता है कि इस केस की मज़ीद इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी की ज़रूरत है। जब वो एहसास आ जाए उसको डाउट कहते हैं।
تو ایوری بینیفٹ آف ڈاؤٹ گوز ان فیور آف دا ایکیوزڈ. تو اسی طرح کے بے تحاشا یہ تو سمندر ہے. ابھی 2020 میں 2021 میں سپریم کورٹ کی بے تحاشا ججمنٹس ہیں جس میں انہوں نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ پری اریسٹ بیل میں جو میلا فائڈی کا انٹینشن ہوتی تھی کہ جی ملزم کا وکیل یا ملزم یہ ثابت کرے کہ مدعی نے اس کے خلاف جھوٹا پرچہ کیوں کروایا ہے، اب قانون نے اس سے زیادہ ترقی کر لی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پری اریسٹ بیل میں ضمانت قبل از گرفتاری میں تو آپ میرٹس آف دا کیس کو بھی ٹچ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں آرٹیکل 10 آف دا کانسٹیٹیوشن ایک شخص کی لبرٹی کا سوال ہے. ایک شخص جو آزاد پھر رہا ہے اس کو ابھی کنوکشن نہیں ہے، لیکن اس کی بیل خارج کر کے اس کو جیل میں ڈالنا ہے. اگر سمجھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا احساس ہے، یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے کہ پری اریسٹ بیل خارج کی جائے. پری اریسٹ بیل خارج کرنا پری ٹرائل کنوکشن ہے کہ ایک شخص کا ابھی ٹرائل کا فیصلہ نہیں ہوا لیکن آپ اس کو جیل میں ڈال رہے ہیں. تو اس کے لیے سپریم کورٹ اور ابھی ریسنٹلی ہائی کورٹ کی 2021-2022 کی بے تحاشا ججمنٹس ہیں. میں ججمنٹس خود کوٹ نہیں کر رہا ہوں تاکہ ایک عام شخص کے لیے مسئلہ ہو جائے گا، کہیں گے جی وہ میں کتاب کہاں سے لاؤں. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، تو آپ اپنے وکیل کو اور جو وکیل صاحبان ہیں آپ اس اینگل پہ تیار کریں کہ جی پری اریسٹ بیل ہے، اس میں تو آپ میرٹ پر بھی جا سکتے ہیں کیونکہ یہ پرانی بات ہے. پی ایل ڈی 1989 سپریم کورٹ 347 میرا بخش کیس میں یہ پرنسپل ہولڈ ہوا تھا کہ پری اریسٹ بیل میں میرٹس آف دا کیس کو دیکھا جانا چاہیے، دیکھا جا سکتا ہے. اور اگر ان فیکٹس سے یہ بات نکل آئے کہ واقعی اس کی انوالومنٹ میں کوئی شک ہے کہ اس نے کیا یا نہیں کیا، تو وہ میلا فائڈی پروو کرے گی مدعی کی. اور ہر میلا فائڈی کے لیے کوئی ایویڈنس کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، یہی ہوتا ہے. اور پھر جو آخری بات، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، آخری بات وہ یہی ہے کہ ہمیں ایک فوجداری بہترین وکیل بننے کے لیے قانون شہادت اور اس کے بعد ضابطہ فوجداری، اور پھر کیا کنٹینٹس آف ایف آئی آر سے یا جو آپ کے اوپر ایلیگیشن لگائے گئے ہیں کیا اس سے وہ افینس بنتا بھی ہے، اس کے لیے پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان PPC کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. تو آج کا مختصراً آخری فکرے میں یہ میں بتا دوں کہ آپ نے ایف آئی آر کو بار بار پڑھنا ہے، ڈیٹ اینڈ ٹائم آف اکرنس کو پڑھنا ہے، اس کے ساتھ سپورٹیو ایویڈنس اگر میڈیکل ہے اس کا کریٹیکل انالیسس کرنا ہے. اگر اس کے علاوہ کچھ چیز ہے سائٹ پلان کو دیکھنا ہے. سائٹ پلان بہت ضروری ہوتا ہے. یہ گو کہ یہ کروبوریٹو پیس آف ایویڈنس ہے، لیکن وہاں سے بھی بہت سارے کیسز لوگ تیار کرتے ہیں. میں نے خود ایک کیس تیار کیا تھا، ایک فریاد علی نامی شخص تھا جس کی آنکھیں نکال لی تھیں. وہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. میری اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور یہ چینل اپنے دوستوں تک بتائیں تاکہ جس مشن پر میں ہوں آپ میرا ساتھ دیں اور لیگل نالج ہم ایک ایک گھر تک پہنچائیں گے، ایک ایک شخص پاکستانی تک پہنچائیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.